तो आज की टॉप न्यूज है कि मेगा एआई समिट 2026 में इंडिया ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ऑल अबाउट द समिट वील डिस्कस। एंड सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली पॉज कर दी है अपनी अरावली वाली रूलिंग। एंड उसके अलावा डिस्कस करेंगे कि डीएसी ने फाइनली कौन से डिफेंस परचेजेस के लिए यहाँ पर अप्रूवल दी है। राइट, सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ऑन 30 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि सोनली द हिंदू से लिए गए हैं एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले आपकी न्यूज क्या कह रही है? इंडियन नेवी स्टिच्ड सेलिंग वेसल INSV कौंडिन्य सेट्स ऑफ फॉर ओमान। सो INSV जो कौंडिन्य है वो एक तरह से कल्चरल टाइज को डिपिक्ट करता है इंडिया के कि जो ट्रेड कैरी आउट किया जाता था इन द एंशिएंट टाइम्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया को तब सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है, तो उसी शिप को यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है बाय दी ओल्डर मेथड्स। ठीक है, कि जिस तरीके से पहले वेसल्स या शिप्स बनती थी उसी तरीके से इसको स्टिच मेथड से कोकोनट की फाइबर एंड एवरीथिंग उसके साथ यहाँ पर बनाया गया है। सो अब इसको ओमान भेजा जा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि अब जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है या वेस्टर्न कोस्ट जो है स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो वही वेस्टर्न कोस्ट से एंड स्पेसिफिकली कोंकण कोस्ट, हमने कल डिस्कस किए थे कोस्ट, तो कोंकण कोस्ट के साथ जो ट्रेड है गल्फ नेशंस के साथ पहले हुआ करता था इन द अर्लियर एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्हीं टाइज को यहाँ पर रीलिव करते हुए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में स्पेसिफिकली ओमान के साथ हमारा अभी रिलेशन ऑल द वे मोर बेटर होता जा रहा है ना, तो इसी के पर्सपेक्टिव में, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको रिक्रिएट करके यहाँ पर ओमान में भेजा गया है। ठीक है, सो अब एक सिंपल सी न्यूज थी। एडिशनल चीजें जो है इससे रिलेटेड वो मैं अब आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है कि INSV कौंडिन्य इज बेस्ड ऑन अ 5th century CE century that is ship depicted in the paintings of Ajanta caves. Second, INSV Kaundi is named after the legendary Indian mariner who sailed across the Indian Ocean to Southeast Asia. Which of the statement above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप यहाँ पर देखोगे वो करेक्ट है। कैसे? क्योंकि अगर हम INS कौंडिन्य की बात करते हैं तो उसका नाम नेम्ड आफ्टर कौंडिन्य, ये ऑफिशियल साइट से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ऐसे सेलर जिन्होंने इंडियन ओशन को अक्रॉस जो है सेल किया था टू साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से उनके ये हीरोइक एक्ट, क्योंकि पुराने टाइम पे अगर आप देखोगे कि इतनी दूर तक सेल करके आना अपने आप में एक बहुत लेजेंडरी बात हुआ करती थी, तो इसी वजह से उनको यहाँ पे ऑनर करते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए इनके नाम पर ये अब जो वेसल है उसको रखा गया है। ठीक है, तो ये एक स्टिच्ड सेल शिप है 5th century की एंड इसी की डिपिक्शन कहाँ पे है? पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, जिसको रिकॉग्नाइज करने के बाद इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया, जब डिसाइफर किया गया उन पेंटिंग्स को, तो ये रियलाइज किया गया कि इंडिया के अंदर जो पहले टाइम पे भी कल्चरल टाइज थे, पहले टाइम पे भी जो ट्रेड है वो हुआ करता था, तो इसी वजह से ये जो शिप है इसको अब बनाया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात थी। देन यूनियन गवर्नमेंट गियरिंग अप टू होस्ट मेगा AI समिट इन February। ठीक है, तो अब ये 4th आप कह सकते हो समिट होगा विद रिस्पेक्ट टू AI। ठीक है, अब AI से रिलेटेड बात थी। सबसे पहले समिट इसका कहां पर हुआ था? दैट वाज इन इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में एक स्पेसिफिक जगह है, मैं आपको नाम अभी बताऊंगी जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, न्यूज में भी दिया हुआ है, बट इन ग्रेटर अगर एस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर AI से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, पॉजिटिव्स तो हैं ही बट उनके नेगेटिव्स क्या हैं एंड नेगेटिव्स के डेप्थ पे इजीली पहले से हम काउंटर कर सकते हैं एंड किस तरीके से इसका यूजेज एक बेटर एंड प्रोडक्टिव वे में किया जा सकता है, इसी तरीके से इसको एज अ ग्लोबल समिट आप लगा सकते हो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो जब इंडिया को इस बार ऑप्शन दी गई 2026 के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंडिया रेडिली एक्सेप्टेड इट एंड इनडायरेक्टली जो अब मिनिस्ट्री है रिलेटेड उन्होंने ये चीज को अब यहाँ पर बोला कि इट इज अ समिट जो कि ग्रेटर देन द एग्जिस्टिंग समिट, यानी कि G20 का नाम उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिया, बट ये बोल रहे कि G20 से भी बड़े लेवल पे जो समिट है इस बार होस्ट करने जा रहा है इंडिया इन 2026। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। द ब्लेचली डिक्लेरेशन इज अ लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड एट द फर्स्ट as the first AI safety summit in November 2021. Second, key global players including the US, China and European Union are signatories to the agreement. इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सारी करेक्ट है, बस यहाँ पर आपको ईयर जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो जो ब्लेचली जगह का नाम है ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर ही, ठीक है, तभी इसको ब्लेचली डिक्लेरेशन नाम दिया गया था। तो पहले इसको एज ए समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था ब्लेचली रीजन के अंदर या ब्लेचली के अंदर, तो AI समिट की तरह इसको जब ऑर्गेनाइज किया गया वहां पर ड्यूरिंग दोज टॉक्स फाइनली ब्लेचली डिक्लेरेशन होती है बाय द नेशंस इन 2023 एंड 28 इनिशियली जो सिग्नेटरीज हैं कंट्रीज वो अब इसका पार्ट बनती है। उसके
अंदर इंडिया भी है, ठीक है, इवन यूरोपियन यूनियन भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, चाइना भी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो माइंडेड यहाँ पर रशिया का नाम कहीं पे इनिशियल सिग्नेटरीज में नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे करके फर्स्ट समिट के बाद सेकंड समिट में अगर आप देखोगे तो 28 कंट्रीज से वो धीरे धीरे करते करते बाय द एंड ऑफ थर्ड समिट 100 कंट्रीज प्लस यहाँ पर हो चुकी हैं जो इस एआई समिट का पार्ट बनती हैं, हिस्सा लेती हैं इसके अंदर। देन लिटरेरी एक्सचेंजेस एनरिच लैंग्वेजेस एंड कम्युनिटीज, मुर्मू। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अब हमें पता है कि रिसेंटली 2-3 दिन पहले न्यूज में ये था कि संथली लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पब्लिश यहाँ पर किया गया है, ठीक है। एंड उन्होंने जो अब यहाँ पर बात की थी पारसी महा जो लैंग्वेज डे एंड सेनेंट्री सेलिब्रेशंस ऑफ ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट ऑफ द संथली लैंग्वेज, ठीक है। तो ओल्ड चिकी ट्रिप के जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन पीआईबी वाली भी इस बार न्यूज़ के अंदर आपके अंदर डाली हुई है कि 1925 में पंडित जो रघुनाथ मुर्मू है उन्होंने ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को बनाया था, ठीक है। ऑल्दो जो संथली है वो अब जो लैंग्वेजेस है वो ट्राइब्स के अंदर डिफरेंट तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। बट 1925 में ही ये लैंग्वेज जो है ये स्क्रिप्ट इसको अडॉप्ट किया गया था फुली। बट जो ट्राइबल रिकॉग्निशन है, ट्राइबल की लैंग्वेज है, एटलीस्ट उसको यहाँ पर सरकार सुन रही है। एंड ग्लोबल लेवल से पहले अगर आप देखो तो डोमेस्टिक लेवल पे ही धीरे धीरे करके इसको रिकॉग्निशन मिल रही है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो ट्राइबल पीपल हैं जो कि अब ओल्ड चिकी लैंग्वेज से एसोसिएट करते हैं, एटलीस्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ेंगे उनको एटलीस्ट पता होगा कि उनके राइट्स क्या है, सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इवन जुडिशरी क्या है, एवरीथिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले डाउन किया गया है। सो बेसिक आइडिया है कि मदर लैंग्वेज या मदर टंग को यहाँ पर प्रमोट करना, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। ये सिंपल आपकी न्यूज है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस आल्सो। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सेकंड, नेपाली वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल इन 2004। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली इसी की बात करता है अंडर आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द यूनियन कि वो टाइमली हिंदी की प्रमोशन यहाँ पर करे, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात अगर हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नेपाली की इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल, तो वो हुई थी इन द ईयर ऑफ 1992। एंड बाकी जो लैंग्वेजेस बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली को ऐड किया गया था इन द ईयर ऑफ 2004, ठीक है। सो अब ये सिंपल सा आपका आंसर था। देन सुप्रीम कोर्ट पॉजेज अरावली रूलिंग मूव्स न्यू पैनल। तो अब नया पैनल जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, वो अपने बेसिस पे यहाँ पर डिसीजन जो है बताएगा किस तरीके से उनको लगता है कि अरावली के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है। चलो थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ मैं आपको। अब अरावलीज के अंदर माइनिंग एंड क्वेरिंग की बात की जाती है। अब अरावली की जब हम बात कर रहे हैं तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो इंडिया में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट रेंज जो है वो अरावली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब राजस्थान, हरियाणा, इवन दिल्ली, गुजरात, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर पास होती है ये, ठीक है। धीरे धीरे करके अब क्योंकि इतनी पुरानी है डिग्रेड होना शुरू हो गई थी। सो अब हमारी मानसून विंड्स की जब हम बात करते हैं तो मानसून विंड्स की पैरेलल चलती हैं ये, जिस वजह से राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट है एंड इवन के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे हिमालयस की एग्जिस्टेंस की वजह से जो मानसून विंड्स हैं वो जब डिस्टर्ब होती है तो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारी क्रिएट होती है। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो जिस वजह से अगर आप देखोगे कि जो ठंडी हवा है या इवन जो थार डेजर्ट है उसका एग्जिस्टेंस जो है वो लिमिटेड रह गया टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावलीज, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड्स पे आप देखोगे यहाँ पर बारिश भी टेक्निकली होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अरावलीज की इंपॉर्टेंस जो है हमारे पास कल्चरली भी है, इवन के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की तरह भी है। तो ऑल टुगेदर वो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सरकार यहाँ पर चाहती थी कि माइनिंग एक्टिविटीज को बढ़ाया जा सके। सो माइनिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड यहाँ पर सरकार ने क्या कहा कि अरावलीज को बोला, अरावलीज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज को बोला गया कि 0.19% ऑफ द अरावलीज जो होंगी, ठीक है, सिर्फ वहां पर ही माइनिंग एंड क्वायरिंग एक्टिविटीज होंगी एंड कोई नए लाइसेंसेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। प्लस अरावली एक दो डेफिनेशन उन्होंने प्रपोज की, एक अरावली हिल की और एक अरावली रेंज की, ठीक है। अरावली हिल की डेफिनेशन के लिए उन्होंने बोला 100 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट पॉइंट क्या है वो मैं डिस्कस करती हूँ। देन 500 मीटर्स अरावली रेंज की जब बोली थी उन्होंने बात डेफिनेशन के टाइम पे, दैट इज कि लिमिट जो है 500 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। सो अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अरावलीज एक तो बहुत ओल्ड है, मैंने आपको बोला डिग्रेड होना शुरू हो गई है, तो उनकी हाइट जो है वो भी कम होना शुरू हुई है धीरे धीरे करके। अब ये अबव द सी लेवल वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसके लिए चलता है? अबव द सी लेवल कम्स टू अ पॉइंट जो कि हमारे अब नॉर्मल लैंड के साथ आप एसोसिएट करके देखते हो चीजों को,
ठीक है। सो अब इवन की जैसे अगर मैं पंजाब में बैठी हूँ, ठीक है, या इवन मैं चंडीगढ़ में भी बैठी हूँ, तो चंडीगढ़ की भी कुछ भी अबव द सी लेवल कुछ तो हाइट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, है ना। अरावली तो अपने आप में माउंटेन रेंजेस है, तो उनको यहाँ पर मेजर करने के लिए कुछ यूनिक प्रोसेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। हिमालयस को अगर आपको मेजर करना है तो कुछ तो यूनिक आप रखोगे ना, अगर उसको कंपेयर करना चाहते हो आप व्हेन इट कम्स टू द यू कैन से इंक्लिनेशन या इवन की जो हाइट ऑफ चंडीगढ़, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक माउंटेन रेंज है, एक आपकी जो प्लेन्स का पार्ट है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर लूप होल जो है ये 100 मीटर्स एंड 500 मीटर्स वाली जो डेफिनेशन है वो निकाले गए, ठीक है। तो इसको मल्टीपल एजेंसीज ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली है इस केस की, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग के बेसिस पे जो भी चीजें यहाँ पर स्टेट डाउन की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई थी अरावलीज के अंदर, ठीक है। बट अब सिंस न्यूज़पेपर में इतना ज्यादा कॉन्टिन्यूसली चीजें छप रही थी एंड पब्लिक के अंदर भी इतना ज्यादा रोष यहाँ पर नजर आ रहा था कि जो वर्ड है या जो लूप होल्स है वो बहुत एग्जिस्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस से इस रूलिंग के ऊपर, अपनी ही रूलिंग के ऊपर यहाँ पर रोक लगा दी है एंड बोला है कि एक नया पैनल हम बनाएंगे, वो सारी जांच पड़ताल करेगा, सारे एक्सपर्ट्स जो है इनको बिठाया जाएगा एंड जो भी डिसीजन यहाँ पर फाइनल होगा एंड जो लूप होल्स है उसको कवर किया जाएगा एंड अरावलीज को इजीली हम गेट अवे नहीं करने दे सकते, क्योंकि वो हमारे आप कह सकते हो कि कल्चर का पार्ट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो तो वेदर पैटर्न को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है एंड हमारे इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस एंड डिग्रेडेशन की जब हम बात कर रहे हैं उसको भी रोकना हमारा फर्ज है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आप इसको यहाँ पर कंटेक्चुअली डाल सकते हो। तो ये आपकी न्यूज कहती है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हट के। अब पहला आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन प्रोविजंस फॉर द यूनियन जुडिशरी अंडर पार्ट एंड चैप्टर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देन सुओ मोटो इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स of its own accord. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहां पर आपको यह पूछा गया है कि जो पहली स्टेटमेंट के अंदर कि यूनियन जुडिशरी जो है पार्ट एंड चैप्टर दोनों वो 5 के अंदर फॉल होती है या नहीं होती है, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पार्ट 5 यूनियन के अंदर जरूर वो फॉल करती है, बट वो चैप्टर 4 के अंदर यहाँ पे फॉल करती है। व्हेन इट कम्स टू चैप्टर 5 के अंदर हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है, तो इट इज लाइक कि पार्ट 5 है बट उसका चैप्टर 4 जो है वो जुडिशरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिकली यूनियन जुडिशरी को। वेयर सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि हम कोई भी, अब सुप्रीम कोर्ट है, इवन हाई कोर्ट भी है ना, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आर्टिकल 142 में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर जुरिस्डिक्शन दी गई है कि आपको जस्टिस को यहाँ पे सर्व करना है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स, लेटर्स, इवन की बहुत सारी ऐसी चीजें जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अगर वो है, लग रहा है इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी तरह की यहाँ पर फॉर्मल पिटिशन को डालने की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट अपने आप से ही वो केस अपने आप ले लेता है इन द कॉन्टेक्स्ट कि वो खुद से उस केस को ट्राई करता है, ठीक है, जस्ट टू डिलीवर जस्टिस। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना। और सुओ मोटो जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका क्या मतलब है, अपने खुद की मर्जी से, ठीक है, खुद की मर्जी से उसको केस को मोशन में लेकर आया गया है। तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट या लार्जर इन्वायरमेंट इंटरेस्ट या लार्जर इंटरेस्ट इन ऑफ द कंट्री, पब्लिक पीस, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सब जो पार्ट है ना यहाँ पर फॉर द डिलीवरी ऑफ जस्टिस, वो इसका इंक्लूजन बन जाता है, ठीक है। तो तभी अब अगर हम बोलते हैं ना कि आपको जो रिट्स यहाँ पर इशू की जाती है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास रिलेटिवली ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट कम्स टू द इशुएंस ऑफ रिट्स, तो उसके पीछे का भी रीजन यही है ना, कि आपको डिलीवरी ऑफ जस्टिस करनी है, आपको बस ये पावर हमने दे दी है कि आप यहाँ पर लीगल राइट्स के केसेस में भी ले सकते हो या दे सकते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आपको यहाँ पर रिट्स को भी इशू करने का राइट दे दिया गया है। तो वो क्यों है, ताकि आप जस्टिस को यहाँ पर डिलीवर कर सको। तो इसी तरीके से इसी से ही एक मिलता जुलता बट थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे हमारे पास PIL आ जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उस केस में आपको क्या होता है कि कोई एक सिंगल व्यक्ति होता है जो कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल उसको दिखाता है, बट उसके अंदर पिटिशन का यहाँ पर डलना जरूरी होता है। बस ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस से थोड़ा सा अलग इस वजह से हो जाता है, बट कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन गोल क्या है, डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो वो ये चीज होती है। देन रशिया सेज यूक्रेन अटैक पुटिन्स होम, कीव कॉल्स इट अ लाई एंड देन टॉक्स। नया ही मोड आता जाता है, डेली न्यूज जब पढ़ते हो ना आप। तो अभी के केस में क्या हुआ है कि फाइनली जो कीव है यानी कि जो ज़ेलेंस्की है उन्होंने ये बोला कि हम तो रशिया से अपना कोई राइट यहाँ पर टेरिटोरियल राइट जो है वो रिलिंक्विश करने के लिए पहले इनिशियली मान गया था बट अभी नहीं मान रहा है, बट दे ऑल्सो वांट डॉनबास एंड डोनेस्क वाली रीजन जो सारी की सारी है, कि इवन कि हम उस चीज़ पे भी एग्री कर गए थे। एंड 10-15 दिन 20 दिन इतने दिनों से ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बैक टू स्क्वायर वन हम आ जाते हैं कि हमारे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगा दिया है कि हमने पुतिन के घर के ऊपर अटैक नहीं कराया। वेराज रशिया का ये क्लेम है कि जनरली हम ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकालते नहीं है, बट जो पुतिन का घर है वहाँ पे
फॉर्म ऑफ 90 UAVs अनमैन्ड व्हीकल्स जो हैं उनको भेजा गया. ऑल ऑफ देम वर टेकन डाउन, बट दैट वाज डन इन एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया. ठीक है, तो अब इस चीज़ को डिनाई कर रहा है यूक्रेन कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, कि इट इज़ जस्ट अ टैक्टिक यूज बाय रशिया कि वो ताकि सारा का सारा पीस प्लान खत्म करके एक मिलिटरीली एक्शन ले सके हमारे ऊपर, जस्ट बिकॉज कि हम सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर एग्री नहीं कर रहे हैं. बट 90% जो डिमांड्स है रशिया की उसको हम एग्री कर चुके हैं. बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पर अभी भी क्या है, मेजरली ज़ापोरिज़ा पावर प्लांट जो है उससे रिलेटेड अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है. बाकी जितनी भी टेरिटरी अगर वो मांग रहे हैं हम देने के लिए तैयार हैं, कि पीस को हमें इस्टेब्लिश करना है एट एनी कॉस्ट. तो ये न्यूज़ थी. देन थाईलैंड एंड कंबोडिया टू कंसोलिडेट सीज़फायर डील. तो अभी कंसोलिडेशन का पर्सपेक्टिव कहाँ से आया, चाइना एंटर हो गया. ठीक है, चाइना, सिंगापुर एंड यूएस, ये तीनों जो कंट्रीज हैं ये ब्रोकर करा रही है इस डील को. फाइनली दे हैव बिकम सक्सेसफुल आल्सो इन डूइंग सो. तो अब इसको यहाँ पर डिप्लोमेटिकली इवन बैठ के डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से, ऑल्दो दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर हाथ मिला लिया वापस से थाईलैंड एंड कंबोडिया ने, कि दे विल नॉट ब्रेक द सीज़फायर. बट उसके बाद भी अगर आप देखो कि ये चीज़ बोली जा रही है कि थाईलैंड की आर्मी ने थाईलैंड की आर्मी ने एक्यूज़ किया है कंबोडिया की आर्मी को कि उन्होंने हमारी तरफ UAVs को भेजा. ठीक है, या आप कह सकते हो कि ड्रोन्स को भेजा ओवर देयर टेरिटरी. 250 ज़्यादा ड्रोन्स थे. तो अब इस चीज़ को वापस से उन्होंने भी डिनाई किया कि ऐसा हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है. ठीक है, बट जो भी है अभी के हिसाब से अगर देखिए सिचुएशन पीसफुल एज कम्पेयर टू पहली वाली सिचुएशन, जो कि पहले दे हैव टेकन 100 डेथ्स, है ना, तो 100 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस. तो अभी उस हिसाब से जो सिचुएशन है वो ठीक है. Then China stages record military drill simulating blockade of key ports encircling Taiwan. तो ताइवान से रिलेटेड अब चाइना का जो वो जोश है वो दिखता है उनकी मिलिट्री ड्रिल्स के अंदर. ठीक है, तो एक और लेवल ऑफ ड्रिल्स जो हैं वो कंडक्ट कराई गई कल चाइना के द्वारा. ठीक है, अराउंड द एरिया ऑफ ताइवान, जिसमें की पोर्ट्स जो हैं ताइवान के उसको कवर किया गया था. एक्चुअली में यहाँ पर ड्रिल के नाम पे भी आप देखोगे कि एक्चुअली फायरिंग ऑफ मिसाइल्स अंडर कंट्रोल सिचुएशन यहाँ पर हुई है. ठीक है, तो टेस्ट जो कंडक्ट कराए गए हैं अंडर कंट्रोल सिचुएशन कराए गए हैं. एंड इट इज़ अ वार्निंग फ्रॉम चाइना. दे ऑल्सो स्टेटेड कि इट इज़ अ वार्निंग फ्रॉम चाइना कि जो भी अब कंट्री बीच में थर्ड पार्टी की तरह इंटरवीन करने की कोशिश करेगी, दे विल फेस द रैथ ऑफ चाइना, क्योंकि वो अनबीटेबल है इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू देम. ठीक है, कि ये रात अगर आप फेस करना चाहते हो तो यू आर वेरी मोस्ट वेलकम, क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पर उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखो जो यूएस है वो मेजर डील यहाँ पर $10 बिलियन की ताइवान के साथ करने जा रहा है. यूक्रेन के साथ की थी पहले उन्होंने 4 या 6 बिलियन डॉलर्स की थी, दैट वाज द हाईएस्ट. बट अब वो 10 बिलियन की यहाँ पर मिलिट्री सप्लाई देने की कोशिश, जब भी अब जो प्रोजेक्ट है उनको ताइवान का देने के लिए अगेंस्ट चाइना, वो यूज अगर कर रहा है तो चाइना का एक ये वार्निंग है. उन्होंने बोला कि हमारा एनेक्सेशन पॉलिसी है कि हम ताइवान को लेकर ही रहेंगे बिकॉज इट हिस्टोरिकली बिलोंग्स टू चाइना. ठीक है, कि अब अगर इसके बीच में कोई आता है तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, और जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अच्छे तो नहीं होने वाले हैं. ठीक है, देन ट्रम्प एंड नेतन्याहू मीट टू डिस्कस नेक्स्ट फेज ऑफ गाजा प्लान. तो अब ट्रम्प की नेतन्याहू से मीटिंग होनी है फाइनली डिस्कस करने के लिए कि गाजा वाले सिचुएशन पे क्या है, जो 2 नेशन थ्योरी यहाँ पे प्रपोज की गई थी, प्लस जो लेबनान के ऊपर यहाँ पर इजराइल अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह जो वाला रीजन है उसके ऊपर. ठीक है, कि उसके ऊपर भी वो आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन है एंड व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स लेड IIP ग्रोथ टू 25 मंथ हाई ऑफ 6.7% इन नवंबर. तो नवंबर का डेटा आपके पास आ चुका है. ठीक है, अब हर मंथली डेटा को आपको इतना यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम एंड अगेन आपको यही बताती रहती हूँ. बस आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कब ग्रो हुआ कब डाउन हुआ. ठीक है, तो अब अगर आप देखो 25 मंथ के अंदर यहाँ पर हाई देखने को मिल रहा है आपको नवंबर के अंदर 6.7% से. ठीक है, तो अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि 25 मंथ बोल रहे हैं तो मतलब 2 साल से ज्यादा यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 6.7% की ग्रोथ देखने को मिली है. तो अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मॉस्पी के द्वारा यहाँ पर डेटा जो है पब्लिश किया जाता है. गुड सेक्टर, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ब्रॉड गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं. तो इसके पीछे का रीजन जो है वो उन्होंने यही दिया है कि इस इंडेक्स के बेसिस पे अगर आप देखो कि फाइनली फेस्टिवल सीजन तो खत्म हो गया है. ठीक है, जितना कमाई होनी थी यहाँ पे जो रिटेलर्स थी उनकी हो चुकी है, जितनी कंजम्पशन कंज्यूमर्स ने करनी थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है. बट अब क्या काम है, अब रीस्टॉकिंग की जाएगी. तो यही रीस्टॉकिंग की प्रोसेसेस की वजह से लार्ज या बल्क ऑर्डर्स जो है वो अब रिटेलर्स या शॉपकीपर्स के द्वारा यहाँ पर प्लेस किए जा रहे हैं टू फुलफिल द डिमांड, जो छोटी मोटी अगर आती रहेगी, जैसे कि जो ऑल द ईयर राउंड आफ्टर द फेस्टिवल सीजन चलती ही रहती है ना. तो उसी की वजह से जो प्रोसेसेस है ये थोड़े से एनहांस होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो होती हुई नजर आ रही है. एंड स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पर बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर 12.1% से नवंबर में बढ़ गए. ठीक है, एज कंपेयर टू 2023 अक्टूबर, उसके बाद ये फास्टेस्ट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है. देन अब परफॉर्मेंसेज जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड
कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के बाद जो कैपिटल गुड्स है उन्होंने भी 11 मंथ हाई 10.4% देखने को मिला उनको। माइनिंग आउटपुट ग्रोथ एक्सेलरेट हुई है 5.4% नवंबर के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसने नेगेटिव ग्रोथ देखी है बाय 1.5% इन नवंबर, डाउन फ्रॉम ग्रोथ ऑफ 4.4% इन नवंबर लास्ट ईयर। ठीक है, पहले ग्रोथ थी लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर आप लास्ट ईयर देखो 2024 के अंदर, बट 2025 के अंदर ये माइनस में जा रहा है 1.5% से। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर जो है उन्होंने भी रीबाउंड देखा है नवंबर के अंदर, ग्रोइंग 10.3% एंड 7.3% से रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज थी। देन बाय ओनली 1.9% ऑफ द रिटायर्ड सोल्जर्स गेट गवर्नमेंट जॉब्स एज पैनल मेंबर्स। तो यहाँ पर स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस जिसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ पर एक तरह से मेंबर होते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि कोई भी आर्मी पर्सोनल जब रिटायर होते हैं, ठीक है, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1.9% ऑफ द रिटायर्ड पर्सोनल्स उनको जॉब मिलती है, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स दी जाती है, किसी भी तरह की जॉब ऑफर होती है, कि वाई नॉट टू इंक्रीज दिस 1.9% टू 10 to at least 25%। कि क्या रीजन है इसके पीछे का कि क्यों इतने लोग जो हैं वो रिलक्टेंट होते हैं इन एम्प्लॉइंग द आर्मी पर्सोनल्स जो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, कि एटलीस्ट अभी यंग एज में 40-45 की एज में अगर आपकी रिटायरमेंट होती भी जा रही है, क्योंकि जनरली जल्दी ही रिटायरमेंट होती है ना, तो इवन मैक्सिमम 50 की एज में भी अगर आप लगा लो कि उसके बाद भी दे आर इन अ पोजिशन टू वर्क, तो वो क्यों चीज़ नहीं होती है। एंड प्लस उन्होंने ये जो कमिटी है उन्होंने ये मुद्दे को भी उठाया है कि पैनल के सामने कि सबसे बड़ी बात कि अब जो व्यक्ति है जो कि आर्मी पर्सोनल रिटायर हुआ है उनको सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपीज़ कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के लिए दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। कि 75,000 क्या है, यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं टू ट्रीट कैंसर, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है कि एटलीस्ट इसको भी बढ़ाया जा सके कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पहले तो आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी ट्रीटमेंट अगर फ्री भी है, बट अगर प्राइवेट के अंदर भी उनको रेफर किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर उनको एडिक्वेट अमाउंट या सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती, विच शुड बी लुक्ड इनटू बाय द गवर्नमेंट। देन इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तानी रिमार्क्स ऑन माइनॉरिटीज। तो अब क्या हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से ना एक स्टेटमेंट यहाँ पर जारी की गई थी अगेंस्ट इंडिया कि इंडिया के जो माइनॉरिटीज है स्पेसिफिकली ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस उनको बहुत ज्यादा टीज किया गया यहाँ पर कि क्रिसमस सेलिब्रेशन में ऐसे बहुत सारी जगहों के अंदर इंडिया के अंदर आप देखोगे कि उनको मारा पीटा गया है। ठीक है, तो अब इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज ने लताड़ते हुए इस बात को बोला है कि ऐसी कोई सिचुएशन इंडिया में ना कभी हुई है कि ऐसे भद्दे रिमार्क्स को इंडिया ना एंटरटेन करता है ना ही एक्सेप्ट करता है। वी डिनाई कि पाकिस्तान की तो सिचुएशन ही ऐसी है कि कुछ भी बकवास कर रहे हैं, तो दिस थिंग दैट हैज नेवर हैपेंड इन इंडिया एंड वी रिस्पेक्ट द माइनॉरिटी एंड हमारी सॉवरेन कंट्री होने की वजह से इंडिया के ऊपर कोई भी रिमार्क करने का अधिकार आपको नहीं है। देन सेंटर इज कमिटेड टू सेविंग अरावली हिल्स। मिनिस्टर ने यही बोला है कि अब सिंस सुप्रीम कोर्ट ने ये वापस से रिवाइज यहाँ पर बोला गया ना कि कमिटी डिसीजन लेगी, तो जो अब हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जिनके पास है भूपेंद्र यादव जी जो मिनिस्टर है रिलेटेड मिनिस्टर, उन्होंने इस डिसीजन को वेलकम किया। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा दे आर हैप्पी विद दैट, कि अब जो भी अगर रिवाइज डिसीजन लेने की बात आती है तो दे आर ऑल्सो अप्रूविंग ऑफ दैट कि जो भी डिसीजन होगा उसके बेसिस पे सरकार आगे काम करने के लिए तैयार है। देन फेक डिमांड अंडर मनरेगा विल नॉट बी एंटरटेन सेंट्रल टू पैनल। तो अब यहाँ पर मुद्दा क्या है कि एक ट्रांजिशन पीरियड है कि मनरेगा जो है उसको रिप्लेस किया गया है ना। अब रिप्लेसमेंट के बाद एक ट्रांजिशन पीरियड है नया हमारे एक्ट आने के लिए, तो जो नया एक्ट के बीच में ट्रांजिशन पीरियड है, अब पहले जो मनरेगा वो डिमांड ड्रिवन होती थी, अब सप्लाई ड्रिवन है ना। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पे फेक डिमांड को यहाँ पर दिखाया जाता था। कैसे कि ऑलरेडी जो एक वर्कर है जो कि मनरेगा के अंडर एनरोल्ड है, ठीक है, प्लस उनको बहुत सारी ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उसके बाद भी पैसा मिल जाता था सरकार से, तो इस तरीके से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसकी तो इनकम ही बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो अब एक ही जो स्कीम जिसके लिए वो अब लाइबल है, ठीक है, बट वो पैसा मल्टीपल जगहों से ले रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड्स भी देखने को मिले हैं, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी रैंडम व्यक्ति की फोटो यहाँ पर लगाकर मनरेगा का पैसा लिया जा रहा था, तो इस सब के ऊपर यहाँ पर डिसीजन लिया जाना था। तो एक बैठक यहाँ पर रखी गई थी, तो फाइनली उन्होंने अब बहुत सारे ऐसे वेज एंड जो लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके फाइनली बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, एंड उसके बाद जो जो चीज़ें यहाँ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी उसी हिसाब से कि ऐसी फेक डिमांड को रिकॉग्नाइज करके उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी वेस्ट बंगाल के केस में भी पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी नहीं दिया गया है, उनके पैसा वापस नहीं हुआ है, तो बट उस पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्टिल दे आर एडमेंट कि हमें वो पैसा चाहिए, है ना। बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड दे आर सेइंग कि हमने तो सेक्शन 27 ऑफ द मनरेगा एक्ट 2005 उसके अंडर जो आपकी एड है वो रोकी थी, क्योंकि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर रिपोर्ट्स एंड बैलेंस शीट्स जो है व्हेन इट कम्स टू मनरेगा वो डेटा आपने प्रोवाइड नहीं किया था। सो बेसिकली यू वेंट रोग अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस वजह से आपकी एड रोकी गई है। बट हालांकि उन्होंने बोला था वो पैसा देने के लिए तैयार है, अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। देन इंडिया सेड टू क्लेम 30 बिलियन फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड BP ऑन गैस आउटपुट। तो अब ये न्यूज़ जो है वो इतनी डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक आर्बिट्रेशन का केस है
जिसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 बिलियन की अमाउंट, $30 बिलियन की जो अमाउंट है वो सीक की है फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एज वेल एज और बीपी। ठीक है, तो दोनों कंपनीज जो है अब सरकार के लिए यहाँ पर इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सरकार के साथ उनका। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कहाँ पे, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, जहाँ पर अब क्या है, आप कह सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ ऑयल है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो उसी वजह से अब क्या था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था इन दोनों कंपनीज ने मिलकर कि एटलीस्ट एक्स अमाउंट जो है, या आपको एक्स जो हमारे पास इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो एक्स जो नंबर है, ये इतने अमाउंट की गैस या इवन जो आप कह सकते हो ऑयल जो है वो रिजर्व्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, बट वो चीज़ यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वो देखने को नहीं मिली। एंड लेटर ऑन आप देखोगे 2016 से ये केस चल रहा है, 2020 के अंदर क्या होता है, कोविड वाली सिचुएशन तो थी, प्लस जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोलिक हमारा जो प्रोसेस है जिसके थ्रू शेल गैस की यहाँ पर आप कहते हो कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का जो हमने कल प्रोसेस थोड़ा अंडरस्टैंड किया था, तब उसमें क्या होता है कि सीपेज का बहुत चांस रहता है ग्राउंड वाटर का। ठीक है, क्योंकि आप ड्रिल कर रहे हो ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पर पानी जो है बेसिन के अंदर है। ठीक है, वहाँ पर इतनी मेजर रिवर कृष्णा और गोदावरी यहाँ पर फ्लो कर रही है, तो क्या होता है कि इतनी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो नहीं पाई, तो वो फ्रैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से उसमें पानी चला गया, तो उसकी वजह से क्या है, रिजर्व्स जो है उसके एक्सट्रैक्ट करना उसको मुश्किल हो गया। तो जितना पैसा अब सरकार को प्रॉमिस किया गया था कॉन्ट्रैक्चुअली वो नहीं है यहाँ पर आ पाया। ठीक है, तो उसके बाद से ये केस जो है 2016 के बाद से आप देखोगे वो चलता जा रहा है। उसके बाद वो पानी वाला प्रोसेस भी हो गया एंड कॉन्टिन्यूसली 2025 के अंदर फाइनल जो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट हुए हैं एंड मिड 2026 तक आप देखोगे कि डिसीजन आने के चांसेस हैं इसके ऊपर। तो 3 मेंबर का जो पैनल है आर्बिट्रेशन के लिए यहाँ पर बैठा है, फाइनली डिसीजन क्या होगा वो पता नहीं। बीपी की बात करें या इवन भारत पेट्रोलियम या इवन की अगर हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो दोनों ने इस तरह से नकार दिया कि ये अमाउंट जो है इतना नहीं है। अब ये तो बनी बनाई खबर है। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ थी। Then DAC gives its nod for defense purchase worth ₹79,000 crores। तो अब आपको DAC के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको चेयर कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तब उन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि कितनी यहाँ पर डिमांड हमें डिफेंस प्रोडक्ट्स की है टू स्ट्रेंथन द आर्मी, नेवी एंड इवन की यू कैन से द एयरफोर्स। तो तीनों सर्विसेज के लिए उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट का तो नहीं यहाँ पर पता है, बट टोटल 79,000 करोड़ रुपीज़ की जो परचेजेज है उसको सैंक्शन किया है, अलाउ किया है। एंड उसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ पर अब क्या काम करना है, आपको सिर्फ नाम पढ़ने हैं। ठीक है, ये येलो वाले नाम है, देन ये ग्रीन के अंदर जो मार्क किया गया है, ये जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन आपको बताया ना, सिर्फ और सिर्फ ये नाम है एंड इनके यूजेस क्या है वो आपको एक बार पढ़ने हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ, लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम आर्टिलरी रेजिमेंट्स के लिए लोअर लेवल वेट रडार्स, लॉन्ग रेंज गाइडलाइन एमिनेशन, पेनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड ड्रोन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2 फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, आर्मी के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम के क्या यूजेस हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। नेवी के लिए क्या क्या है, दैट इज बोलार्ड टग्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक सिस्टम, लीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड एजुकेशन एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। बीपी टग्स का क्या काम है वो आपको यहाँ पर बताया गया है, दिस इज फॉर द इंडियन नेवी। एयरफोर्स के लिए यहाँ पर DAC ने अप्रूव किया है AON फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, अस्त्र MK2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर मिसाइल्स, फुल मिशन सिमुलेटर्स एंड स्पाइस, 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेड किट्स। ठीक है, तो अब इनका यूजेज क्या है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये एक बार आपको पढ़ना है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम आपको थोड़ा सा आइडिया इसका होना चाहिए। देन साइज ऑफ बैंक फ्रॉड्स राइजिंग बट केसेस ऑन डिक्लाइन। तो RBI की रिपोर्ट ये कहती है कि जो अमाउंट है, केसेस जो है वो तो कम हो गए हैं। ठीक है, कि 2023-24 के हिसाब से अगर आप केसेस देखोगे वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, कि जो केस आए 23,870-80 के केस आसपास जो है हमें देखने को मिलते हैं, बट जो अमाउंट है वो इनिशियली 2023 या 22 के अंदर या 24 के अंदर हमने देखा था कि 11,261 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़ गया है अराउंड 35,000 करोड़ के आसपास। 30,000 करोड़ की जो अमाउंट है या जो लिमिट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जरूर केस गया था। ठीक है, बट अब एक्चुअल फिगर्स जो है वो 35,000 करोड़ के आसपास है। तो अब इसी के बेसिस पर रिकग्निशन किस प्रोसेस से हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है वो RBI यहाँ पर मतलब चाहता है कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सके। एंड उन्होंने डेटा के अकॉर्डिंगली यही बताया है कि इट इज़ मेजरली कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनसे ही ये फ्रॉड ज़्यादातर हुए हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उनसे इतने फ्रॉड ये नहीं हुए हैं। एंड उसके बाद भी आप देखो कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या बैंकिंग सिस्टम है ऑल टुगेदर वो फिर भी डबल डिजिट्स के अंदर अपने प्रॉफिट्स को निकाल पा रहा है। तो इस वजह से हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है अभी भी रेजिलिएंट है। बट जो अब अमाउंट यहाँ पर छप्पर किया गया है, बेसिकली अगर हम बोले तो अमाउंट जो ऐसे फिश किया गया है, फिश FISH वाला नहीं, फिश किया गया है। ठीक है,
वो अमाउंट को किस तरीके से रोका जा सके आने वाले टाइम में, पुराने अमाउंट को कैसे रिकवर किया जा सके, उसके लिए जो क्रिमिनल लायबिलिटी सेट होती है उसको भी स्टैब्लिश यहाँ पर किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। तो ये प्रोसेसेस जो है वो आगे सेंड फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। देन IPA सेट टू इन्वेस्ट 300 करोड़ इन पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स इन बिहार। तो सिंपल सी बात है, इंडियन पोल्ट्री अलायंस जो एक सब्सिडरी ग्रुप है अलाना ग्रुप की, 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वो पोल्ट्री की फार्म्स के डेवलपमेंट के लिए। एंड बेसिक आइडिया इसकी जो बिहार जो कि अब ईस्टर्न साइड पे है, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सभी में अब डेवलपमेंट की यहाँ पर जब बात की जा रही है तो पोल्ट्री सेक्टर को यहाँ पर डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो क्योंकि अब एक तरह से रिसोर्स है, इनकम जो है, जॉब क्रिएशन जो है 1500 के आसपास से जॉब्स को क्रिएट करेगा, इसी वजह से एकड़ेज जो है फार्मिंग की वो भी बढ़ेगी। तो पोल्ट्री फार्म्स जो है उनको और ज़्यादा यहाँ पर अब इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। धीरे धीरे करके डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट बिजनेस में भी इसको इनकलकेट किया जाएगा। देन ऑस्ट्रेलिया टू रिमूव टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जनवरी 1। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को जो भी अब चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, वो अब क्या है, वो बिना किसी टैरिफ के जाएगा। तो अब ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज है, तो एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए भी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए अब ड्यूटी फ्री ही एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो गए हैं। Then silver price topped 2.5 lakh per kg on MCX but fell 28,000 rupees by the evening। तो 2.5 लाख के आसपास 1 किलो जो है वो अब सिल्वर का प्राइस हो गया था। ठीक है, तो अब वो वापस से 28,000 रुपए गिर गया जब मार्केट बंद हुई। तो MCX की जब हम बात करें दैट मीन्स कि कमोडिटीज में आपको अगर आप ट्रेड करते हो, तो अगर आप ट्रेडर्स हो आपको पता होता है कि आपको कमोडिटीज जो है उनका टाइमिंग भी अलग होता है, तो वो रात के टाइम तक इवन आपकी जो ट्रेडिंग है वो प्रोसेस चलता रहता है। वरना नॉर्मल ट्रेडिंग जो है वो 9 से 5 के बीच में, 9 से 5 के बीच में होती है। ठीक है, वेराज बाकी जो कमोडिटीज है उसके अंदर आप क्या करते हो, फ्यूचर्स परचेज करते हो। ठीक है, फ्यूचर्स में एक एटलीस्ट बिड लगाते हो आप कि ये कमोडिटी इतने एक्स प्राइस तक जा सकती है, एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्जिन रखना पड़ता है, प्लस आपको फुल अमाउंट यहाँ पर पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो जिस वजह से इसकी एक्सेसिबिलिटी, इसकी पॉपुलैरिटी जो है आजकल की जनरेशन में वो बहुत ज़्यादा हुई। तो अब क्या हुआ कि सिल्वर के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए सडनली, 2.5 लाख रुपया चला गया पर केजी। बट अब अगर आप देखोगे कि मेजर कंपनीज जो हैं, मेजर कंपनी जो कि अब जिसके अंदर स्पेसिफिकली यूएस की जो मेजर कंपनीज है जो प्राइस ऑफ सिल्वर को मेजरली कंट्रोल करती है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो मार्जिन है ना, इनिशियली ये 22,000 रुपये हुआ करता था, इसको 25,000 रुपये कर दिया गया। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इन डॉलर्स ऑल्सो हियर। ठीक है, तो इंटरनेशनली कमोडिटीज की परचेजेस होती है, तो ये जो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि ये सडनली मार्जिन का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, डॉलर्स की बात हो रही है, 25,000 डॉलर की। ठीक है, तो जो मार्जिन का प्राइस है इसको सडनली बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या होता है कि किसी के पास एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर नहीं है, कोई कट टू कट यहाँ पर मेजरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, उन्होंने एकदम से हैवी सेलिंग करनी शुरू कर दी। अब सेलिंग करनी शुरू कर दी, इस वजह से जो प्राइस है वो गिर गया। तो ये आपकी न्यूज़ बताती है। तो देन नॉर्थ कोरिया टेस्ट क्रूज मिसाइल्स, किम वॉज न्यूक्लियर डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला कि हमने तो न्यूक्लियर टेस्टिंग यहाँ पर की है। ठीक है, क्रूज मिसाइल की हमने यहाँ पर टेस्ट फायर किए हैं, 2 स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, जहाँ पर अब उन्होंने एक्सरसाइज जो है एक शो ऑफ कॉम्बैट रेडीनेस अगेंस्ट फॉरेन थ्रेट्स किया है। ठीक है, कि एक तरह से वो भी अब अपनी जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर वो भी दिखा रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पर डेवलप करता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सिस्टम्स। सो 2026-2027 के बैचेस फॉर यूपीएससी एंड इवन के स्टेट पीसीएस आ लाइव ना। तो अब आपका जो बीपीएससी का बैच है, फाउंडेशन बैच, वो भी लाइव हो चुका है, तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। यूपी का बैच अवेलेबल है, पंजाब के मेंस का जो आपका बैच है वो अवेलेबल है, इवन के यूपी पीसीएस के अलावा यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस भी हैं आपके पास, 2026 के भी, 2027 के भी। आप एक बार वेबसाइट पे जाकर दैट इज www.sleepyclasses.com पे रीच आउट कर सकते हैं, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कोर्सेज को, या फिर आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं थ्रू आवर जीमेल आईडी दैट इज sleepy.classes@gmail.com, या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।